एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर, ठीक है। सो हमने ऑलरेडी सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ओसीएम चैप्टर नंबर 2 के सब फंक्शंस पढ़ लिए हैं। सो अगर आपको किसी पर्टिकुलर फंक्शन में डाउट भी आता है, जो आपको आएगा नहीं ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने इतनी अच्छी तरह से आपको पढ़ाया, अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पर्टिकुलर आपके क्वेश्चन जो है, डाउट जो है, वो आप लिख के भेज सकते हो, ताकि मुझे समझे कि आपको ये पर्टिकुलर पॉइंट में डाउट है, ठीक है। आएगा नहीं, क्यों? जब आप थोड़ी सी मेहनत और अच्छे से लेक्चर्स देखोगे, डिटेल में लेक्चर्स देखोगे, तो 100% सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, नाउ आज का जो लेक्चर्स रहेगा हमारा, वो रहेगा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोलिंग पे। एंड एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस लेक्चर कि ये मेरा फेवरेट फंक्शन है कंट्रोलिंग, क्योंकि एट एंड फंक्शन ये है, एट द एंड में ये फंक्शन आता है और ये मेजर करता है कि क्या आपका प्लानिंग बराबर था, और अगर आपका प्लानिंग बराबर था तो क्या आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस बराबर था। अभी प्लीज हम डिटेल में जाएंगे। सो आपका पूरा कंसंट्रेशन इधर होना चाहिए। ओके, सो देखो क्या होता है जब हम प्लान्ड परफॉर्मेंस बनाते हैं। प्लान्ड परफॉर्मेंस मतलब जब हम प्लानिंग करते हैं कि हमें फॉर एग्जाम्पल 100 यूनिट्स या फॉर एग्जाम्पल 10,000 यूनिट्स हमको होल ईयर में प्रोड्यूस करना है। ये हमारा क्या था? प्लान्ड परफॉर्मेंस। और ऐसी ही बहुत सारी चीजें प्लान्ड परफॉर्मेंस में आएगा, नॉट सिर्फ कितने यूनिट्स। बस एक सिंप्लिसिटी ऑफ एग्जांपल के लिए मैंने ये रखा। नाउ अब आप क्या करते हो, सारे फंक्शंस को परफॉर्म करके आप आते हो एक्चुअल परफॉर्मेंस पे। मतलब आप क्या परफॉर्म कर देते हो? अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब होता दो चीजें, या तो आप इस परफॉर्मेंस को, जो परफॉर्मेंस आपका प्लान था, वो आप अचीव कर देते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने ये चीज अचीव कर दिया, दो चीजें हो सकती है, या तो आप इस चीज को अचीव कर लो, मतलब 10,000 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किया पूरे साल में, या तो दूसरा आप अचीव नहीं कर पाते हो, ठीक है। आप क्या कर पाते हो? या तो आप सिर्फ और सिर्फ 8,000 यूनिट पे ही रह गए, मतलब आप 2,000 यूनिट प्रोड्यूस ही नहीं कर पाए। अब इसके साथ बहुत सारे रीजन हो सकता है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, मैं याद दिला दूं, आपने अपना प्लान्ड परफॉर्मेंस देखा, आपने अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस देखा, और आप अपने एक्चुअल ये हो गया तो इसमें तो कोई मतलब कोई आगे की बात ही नहीं, क्योंकि आपका प्लान्ड परफॉर्मेंस अचीव हो गया। बट अगर मैं आपको सच्ची बात बोलूं तो ऐसा बहुत कम होता है जहां यू अचीव, मतलब जब हम भी प्लानिंग करते हैं, अगर आपने अपनी भी स्टोरी देखी कि हम कुछ पढ़ने का प्लान करते हैं, तो इट विल डेफिनेटली नॉट अकॉर्डिंग टू द प्लान, क्योंकि कुछ ना कुछ हमसे कमी रह जाती है, कुछ ना कुछ या तो प्लानिंग में कमी रह जाती है, या तो हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस में कमी रह जाती है। तो ठीक है, तो फिर आप जब इसको नहीं अचीव करते हो, तो आप अपना प्लान्ड परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर करते हो। कंपेयर करने के बाद ये आपको कुछ डिफरेंस बताएगा कि यार ये तो डिफरेंस आया है। अब डिफरेंस के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ एक्यूरेट एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि यू कांट से कि यार जो हो गया वो हो गया, क्योंकि आपको दोबारा प्लानिंग करनी है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो अगर आप नेक्स्ट ईयर में यही गलतियां दोहराओगे, जिसके वजह से 8,000 यूनिट प्रोड्यूस हुआ है, तो ये अच्छी बात नहीं होगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो लास्ट फंक्शन जो कंट्रोलिंग फंक्शन है, वो हमें बोलता है आप प्लान्ड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करो, कुछ डेफिशिएंसी, कुछ डिफरेंस आता है तो वो नोटिस करो, वो डिफरेंस क्यों, व्हाई दिस डिफरेंस इज, ये नोट डाउन करो, एंड अगेन आप प्लानिंग करो, ठीक है, विदाउट डूइंग सेम मिस्टेक जो आपने इधर किया है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगा क्या है प्लान्ड परफॉर्मेंस मतलब? ओके, नाउ कंट्रोलिंग फंक्शन इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोला है उन्होंने कि कंट्रोलिंग आप हर एक ऑर्गेनाइजेशन में देखोगे, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, हर जगह आपको लगेगा, ठीक है। और ये जो है कंट्रोलिंग फंक्शन हर एक लेवल पे भी लगता है, क्योंकि लोअर लेवल भी अपने स्टैंडर्ड्स को कंपेयर करता है, मिडिल लेवल भी और टॉप लेवल भी। टॉप लेवल प्लान एंड पॉलिसीज कंपेयर करने में
मिडिल लेवल बोलता है कि हमने एग्जीक्यूशन प्रॉपर किया है कि नहीं, मतलब कि हमारा जो काम था वो हमने प्रॉपर किया है नहीं, एंड सेम वे लोअर लेवल। तो हर के काम का है ये कंट्रोलिंग फंक्शन। सो कंट्रोलिंग इज एन इंडिस्पेंसेबल मतलब ऐसा फंक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच वी कांट इग्नोर, इनफैक्ट एवरी फंक्शन इज इंपॉर्टेंट। इन्होंने बोला है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपके प्लानिंग जो आपने फंक्शन किया है वो आपने बराबर किया है कि नहीं किया है। ठीक है, मतलब क्या आपके प्लानिंग में गड़बड़ हो गई? ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने अपनी प्लानिंग ओवर एग्जैजरेट रख दी, आपके रिसोर्सेज में हिम्मत थी सिर्फ 8000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन आपने जो प्लान परफॉर्मेंस बनाया उसमें 10,000 यूनिट रखा। अब इसमें डेफिशिएंसी कहां पे थी? डेफिशिएंसी थी प्लानिंग में। तो ऐसा होता है, तो वही रीजन फाइंड करना है आपको, बेसिकली रीजन क्या था। सो the effectiveness of planning function can be determined with the function of controlling. Planning and controlling are the major part of the management cycle. अब वो उन्होंने planning and controlling क्यों बोला है? क्योंकि प्लानिंग जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग आप लास्ट में देख के ऐसा मत देखो कि इसको हमने इग्नोर भी किया या नहीं भी किया तो चला जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं। जितना इंपॉर्टेंट प्लानिंग फंक्शन है उतना ही कंट्रोलिंग फंक्शन है, आपको करना पड़ेगा ईमानदार से। ठीक है, सो कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन ऑफ कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड मतलब आपको आपके प्लानिंग स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना पड़ेगा जो आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस किया है। अब इसमें डेविएशंस फाइंड करोगे, डेविएशंस फाइंड करोगे मतलब आप डिफरेंस फाइंड करोगे, अगर कुछ रहेगा फिर आप उस डिफरेंस को लेके कॉजेस ढूंढोगे कि क्या रीजन रह गया है, मतलब क्या रीजन था जिसके वजह से ये डेविएशंस आया। फिर उसके बाद आप करेक्टिव एक्शंस लोगे, करेक्टिव मेजर्स लोगे, ताकि ये जो डिफरेंस आया है इस बार जिस कॉज के वजह से आया है वो दोबारा नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप करेक्टिव मेजर व्हाटएवर रिक्वायर्ड, जो भी एक्शन रिक्वायर्ड है करेक्टिव मेजर्स वो आप करते हो। जैसे सिंपल फॉर्म में अगर आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, आपके एग्जामिनेशन के लिए 1 महीना मतलब 1 मंथ रह गया है, तो आप सबसे पहले क्या प्रिपेयर करते हो? आप ना अपना प्लानिंग प्रिपेयर करते हो। ठीक है, फिर जब डे एंड खत्म होता है तो आप देखते हो कि यार मैंने जैसा प्लानिंग में 1 दिन का टारगेट सेट किया था उतना अचीव हुआ क्या? अगर अचीव हुआ है तो ऑल गुड, नहीं अचीव हुआ है तो यू फाइंड द रीजन, यार कहां मेरा टाइम गया, कौन से मैंने पर्टिकुलर टॉपिक में ज्यादा टाइम ले लिया, कहां मैंने ज्यादा टाइम पास किया जिसके वजह से मेरा वो डे टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ। फिर आप नेक्स्ट डे क्या करते हो? नेक्स्ट डे जब आप सेम प्लानिंग फॉलो करने की कोशिश करते हो तो यू इंक्रीज योर स्पीड। क्यों? क्योंकि अब आपको पता है कि कॉज क्या था, मतलब रीजन क्या था डिफरेंस आने का बिटवीन योर एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान्ड परफॉर्मेंस। तो ये हर वक्त होना ही चाहिए। अगर आप प्लानिंग को कंट्रोल नहीं करोगे, मतलब आप मेजर नहीं करोगे अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस, तो वो काम का नहीं होगा। आपको कंटिन्यूअसली अपने प्लानिंग के साथ आपको ऑन दी पाथ रहना पड़ता है। तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ईयर एंड में होता है कंट्रोलिंग, एवरी डे एंड, एवरी 15 डेज, एवरी मंथ एंड ऐसा कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। ऐसा ना हो कि हमने ईयर एंड में तो किया लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस आया कि हम ही सोच में पड़ गए कि ये इतना डिफरेंस कैसे आया। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, इसीलिए हम रेगुलरली कंट्रोलिंग फंक्शन करते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग हेल्प इन द फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर प्लान ऑल्सो। अगर आप आज अपनी कॉजेज को पता लगा पाओ कि यस ये कॉजेज था, ये रीजन था मेरे डिफरेंस का, तो नेक्स्ट टाइम जब आप प्लानिंग दोबारा बनाओगे फ्यूचर में तो आप उस चीज को संभाल पाओगे, उस मिस्टेक को दोबारा नहीं करोगे। देखो उन्होंने बताया हुआ है, आप अपना स्टैंडर्ड्स सेट करते हो, ठीक है, प्लानिंग में, फिर आप मेजर करते हो अपने परफॉर्मेंस को। कौन से परफॉर्मेंस को? एक्चुअल परफॉर्मेंस, ऑफ कोर्स, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, एक्चुअल परफॉर्मेंस को आप मेजर करोगे, फिर आप कंपेयर करोगे टू फाइंड डेविएशंस, ठीक है, दोनों को कंपेयर किया, फिर आप कॉजेस को एनालाइज करोगे कि क्या रीजन था जिसके वजह से इसमें डिफरेंस आया, फिर आप करेक्टिव एक्शंस लोगे। करेक्टिव एक्शंस मतलब कुछ करेक्ट
करने की कोशिश करोगे नेक्स्ट टाइम जब भी आप प्लान बनाओगे, और आप ट्राई करोगे कि नेक्स्ट टाइम आप प्लानिंग टाइम पे अचीव कर पाओ विदाउट एनी डेविएशंस। ओके, नाउ कंट्रोलिंग का डेफिनेशन देख लेते हैं। सो आप किसी का भी डेफिनेशन पढ़ो, आपको वही बोलेगा। जैसे कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट कंफर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड एक्शन। जो आपने प्लान किया था उसके साथ आप कंफर्म रहो, यही कंट्रोलिंग फंक्शन है। मतलब उसको साथ में लाने की कोशिश करता है, प्लानिंग और अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को। सो सारे ऐसे ही हैं, प्लीज रीड कर लेना अपने आप। नाउ वी विल मूव टू इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। नाउ इंपॉर्टेंस क्यों है ये तो आपको पता चल गया होगा। नाउ पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले फुलफिलिंग दी गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि अगर आपको गोल्स अचीव करना है तो यू हैव टू डू एवरी डे एवरी मंथ एंड आपको कंट्रोलिंग फंक्शन करना पड़ेगा। कंट्रोलिंग फंक्शंस के बिना आप अपने गलतियों को नहीं जान पाओगे, आप अपने मिस्टेक्स वगैरह या जो करेक्टिव एक्शंस लेना है वो उसको नहीं जान पाओगे। इसीलिए आपको क्या करना पड़ता है, एवरी स्टेज पे जहां जहां पॉसिबल है आपको डेविएशंस फाइंड करके करेक्टिव एक्शंस लेना पड़ता है, ताकि आप एंड ऑफ द ईयर में अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर पाओ। आगे का लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी कि एसजीसीए के लेक्चर्स दो तरीकों से चलते हैं। एक यूट्यूब सीरीज जैसे आप हमें अभी देख रहे हो, और दूसरा हमारे खुद के प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलते हैं, जहां पे आपको ये सारे टीचर्स आके उनके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। और ये जीमीट पे होता है, लाइव सेशन होता है, इंटरेक्शन एट अ बेस्ट लेवल होता है। और अगर आपके कुछ लेक्चर मिस भी हो जाते हैं तो उनकी रिकॉर्डिंग फैसिलिटीज आपको मिल जाती हैं। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये सारे एडिशनल बेनिफिट्स हैं जो आपको प्रीमियम बैच ज्वाइन करने पे मिलेंगे। एसजीसीए आपको ये सारे कोर्सेज प्रोवाइड करता है, और अगर आप इनमें से कोई भी कोर्सेज के लिए इंटरेस्टेड है तो आप हमें ये दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट वन इज मेकिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। देखो क्या होता है, जब आप कंट्रोलिंग फंक्शन करते हो ना तो आपको टाइम टू टाइम ये पता लगता रहता है कि क्या मेरे कुछ रिसोर्सेज वेस्टेज तो नहीं हो रहे, कुछ रिसोर्सेज मैं कम यूज तो नहीं कर रहा, क्वालिटी में तो नहीं डिफेक्ट आ रहा है, समथिंग लाइक दैट आप फाइंड कर जाते हो। तो जिससे क्या होता है कि आपके जो रिसोर्सेज कम ज्यादा यूज हो रहे हैं, आप सही टाइम पे उसको मेजर करके करेक्टिव एक्शन ले लेते हो, जिससे कि क्या होता है, वेस्टेज रिड्यूस हो जाता है, स्पॉइलेज बच जाता है, जिससे कि परफॉर्मेंस जिस प्रकार से होना चाहिए वही परफॉर्मेंस से होता है। इंप्लॉय जो स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए वही स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, क्योंकि आप मेजर कर रहे हो, आप करेक्टिव एक्शंस ले रहे हो, गलतियां नहीं हो रही ऐसा देख रहे हो आप। So as the effect of this, the resources are used by employee in the most efficient and effective manner so as to achieve the organizational objective. So सारे जो resources हैं जो employees use कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से use किए जाते हैं ताकि आप organizational objective achieve कर पाओ time to time. Now next one is accuracy of standard. ये वही है कि कभी कभार क्या होता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस में कोई गड़बड़ नहीं रहती, जो हमने किया रहता है उसमें कोई गड़बड़ नहीं रहती। जैसे कि हमने प्लानिंग ही अपना ऐसा सेट किया था ना जो गलत था, जो हमने अपने कैपेबिलिटीज के हिसाब से देख के, कभी कभी होता है ना हम अकाउंट्स का सारा चैप्टर आज कंप्लीट कर देंगे या 3 चैप्टर आज हम कंप्लीट कर देंगे। अरे आप में कैपेबिलिटी है कि नहीं है, आप ये थोड़ा सा अपने कमियों को, अपने स्ट्रेंथ को जानो एंड देन प्लानिंग सेट करो। कभी कभी क्या होता है हमारे प्लानिंग में ही इतना हम ओवर एग्जैजरेट कर देते हैं कि हम अचीव नहीं कर पाते। तो आप कितना भी अचीव करने की कोशिश करो वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो कभी कभी जो स्टैंडर्ड है वो गलत बनते हैं और वो हमको बाद में रियलाइज होता है, तो आप लेटर ऑन अपने प्लान्ड परफॉर्मेंस को चेंज कर सकते हो, ठीक है, ताकि आप उसको अचीव कर पाओ, क्योंकि वो रैशनल प्लानिंग है, इरैशनल प्लानिंग नहीं है। इरैशनल मतलब दिमाग बिना सोचे समझे का प्लानिंग नहीं बनाना है, हमको दिमाग से प्लानिंग बनाना है। सो एन एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम हेल्प मैनेजमेंट इन जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स वेदर दे आर एक्यूरेट और नॉट। Controlling measures are flexible to some extent, so after reviewing them according to them changing circumstances, they are revised from time to time, which are beneficial for checking the performance accuracy also. वो बोल रहे हैं कि अगर आप टाइम टू टाइम करोगे तो इन्वायरमेंट में चेंजेस के वजह से भी जो प्लानिंग में चेंजेस आना चाहिए, या जो आपकी इनएक्यूरेसी जो आपने सेट की थी प्लानिंग में, उस रीजन के वजह से भी आपको अगर कोई स्टैंडर्ड्स चेंज करना पड़े
तो आप इजिली चेंज कर सकते हो टाइम पे, ज्यादा कुछ बिगड़े आप टाइम पे कंप्लीट कर जाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। यस और नो? ओके, सो इट विल हेल्प यू इन टू एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। नाउ फोर्थ वन इज मोटिवेट्स एम्प्लॉय। देखो क्या होता है, टाइम टू टाइम जो एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस है वो जज होता है, ठीक है, मतलब कि उनका परफॉर्मेंस जो है वो सेट रहता है प्लान परफॉर्मेंस में कि आपको कितना डे एंड में काम करना है, महीने भर में काम करना है। और अगर वो टाइम पे काम करते हैं तो ऑफ कोर्स दे विल गेट सम रिवॉर्ड्स, दे विल गेट सम बोनस, दे विल गेट सम इंसेंटिव्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर। तो अगर ऐसा इन्वायरमेंट रहता है कहीं भी जहां पे हमारा जो परफॉर्मेंस है वो जज किया जाता है, जैसे कि देखो आपका जब आप एग्जाम देते हो तो आप मेहनत किस लिए कर रहे होते हो, ताकि आपका जब रिजल्ट आए आप उधर फर्स्ट आओ, सेकंड आओ, टॉपर्स में आओ, डिस्टिंक्शन आए आपका, तो आप ऐसे एम लगा के करते हो। तो ये मोटिवेट करता है आपको, जब भी आप अपने प्लान परफॉर्मेंस अचीव कर लेते हो, जो भी इंप्लॉय अचीव कर लेता है तो उसको सम काइंड ऑफ रिवॉर्ड्स मिलता है, जिससे कि क्या होता है कि इंप्लॉय हर वक्त मोटिवेट रहता है कि वो अपना बेस्ट लेवल दे, ताकि उसको आगे भी इंक्रीमेंट, बोनस या प्रमोशन मिलते रहे। तो ये सारी चीजें होती है। और एक एम्प्लॉय को अगर बोनस इंक्रीमेंट मिला तो दूसरा एम्प्लॉय भी ऐसे सोचता है कि यार इस बार इसको मिला, नेक्स्ट टाइम मैं अगर अच्छा परफॉर्म करूंगा तो मुझे भी मिल सकता है। तो ये सारी चीजें होती हैं जो आपको सोच समझ के करनी रहती है और जिससे कि आपको मोटिवेशन मिलता है। नाउ फिफ्थ वन इज इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। देखो क्या होता है कि अगर आपके जो टीचर्स हैं हर महीने पीटीएम रख रहे हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, और आपका जो परफॉर्मेंस है महीने भर का वो आपके पेरेंट्स के हाथ में दे रहे हैं, तो इससे क्या होता है, आप डरे रहते हो। डरे इन द सेंस कि आप ऐसा सोचते हो कि नहीं यार हमको इस महीने भी अच्छा ही परफॉर्म करना है, वरना इट विल इम्पैक्ट आवर रिजल्ट, या ऑर्डर या डिसिप्लिन हमको मेंटेन करना पड़ेगा, वरना हमारी शिकायत कहां पे चली जाएगी, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में हमारी शिकायत पेरेंट्स के पास चली जाएगी। तो ऐसे ही होता है एम्प्लॉइज के साथ। जब आप एम्प्लॉइज को कंटिन्यूअसली जज करते हो, सारी चीजें इवैल्यूएट करते हो, तो अल्टीमेटली इट विल इम्पैक्ट ऑन देयर परफॉर्मेंस। वो ज्यादा जिम्मेदार रहेंगे, ज्यादा ऑर्डर एंड डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ईच एंड एवरी टाइम दे आर इवैल्यूएटेड। दे विल नो इन देयर माइंड कि नहीं मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि मेरा जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो रहा है, मेजर हो रहा है। अगर मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा तो क्या होगा, मेरे को अच्छी सैलरी दी जाएगी, इंक्रीमेंट किया जाएगा, और अगर मैं बुरा बिहेव करूंगा तो शायद मुझे मेरा जो परफॉर्मेंस है वो डाउन चला जाए, और जिससे कि इंपैक्ट बहुत बुरा हो सकता है। तो ये सारी चीजें होती हैं कि अगर किसी सुपीरियर को लगा कि ये अच्छा नहीं है, वो बिहेव या परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो उसको रेड कार्ड या वार्निंग कार्ड दिया जाता है, जिससे कि ऑफ कोर्स आपके परफॉर्मेंस में गिरावट होता है। नाउ सिक्स्थ वन, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। आपने लास्ट ही फंक्शन पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। तो वैसे ही है, जब आप कंट्रोलिंग फंक्शन करते हो तो आपको टाइम पे ये पता चल जाता है कि कौन डिपार्टमेंट कितने अच्छी तरह से काम कर रहा है, या कहां पे कमी है कोऑर्डिनेशन में, ठीक है, कहां पे ग्रुप एफर्ट्स होने चाहिए बट नहीं लग रहे हैं। सो ये सारी चीजें आपको इन हैंड पता चल जाती है, जिसके वजह से आप क्या करते हो, डिपार्टमेंटल में अगर कोई डिपार्टमेंट में कमी है तो उनको रेमेडियल मेजर्स देते हो कि आपका जो डिजायर रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, प्लीज इंप्रूव योरसेल्फ, प्लीज कोऑर्डिनेट, प्लीज आप अपना ग्रुप एफर्ट्स दिखाओ। जिससे क्या होगा, जब वार्निंग कार्ड मिलेगा डिपार्टमेंटल को, ये डिपार्टमेंट को समझेगा कि यार सारे डिपार्टमेंट तो अच्छे से काम कर रहे हैं बट हम ही पीछे छूट रहे हैं, तो वो इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे बाय कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन देमसेल्फ, बाय इंप्रूविंग टीम स्पिरिट बिटवीन देमसेल्फ। ओके, नाउ सेवेंथ वन इज साइकोलॉजिकल प्रेशर। साइकोलॉजिकल प्रेशर मतलब क्या होता है कि जैसे अभी मैंने बोला, आपको पता है माइंड में कि हमारे पेरेंट्स टीचर मीट होने वाला है मंथ एंड में, सो कहीं ना कहीं आपको एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है कि हाँ हमारे पेरेंट्स डांटेंगे। वैसे ही एम्प्लॉइज में भी ऐसा ही कुछ रहता है कि उनके ऊपर एक दबाव रहता है ऑल द टाइम कि उनका जो परफॉर्मेंस है वो इवैल्यूएट हो रहा है, तो उन्होंने हमेशा क्या परफॉर्म करना चाहिए, अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। इफ दे विल नॉट, तो दे विल नॉट गेट द बेनिफिट
जो दूसरों को मिल रहा है। ओके, नाउ 8th वन इज इंश्योर ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। मतलब कि टाइम टू टाइम सारी चीजें कंट्रोल हो रही हैं, सारी चीजें मेजर हो रही हैं, तो सारा जो चीज है वो एक्यूरेटली होता है, जिससे क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस बना रहता है। हर एक एम्प्लॉय मोटिवेट रहता है टू परफॉर्म हायर एंड अचीव द डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन टू सो अल्टीमेटली इट इंश्योर द ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ओके, तो जैसे हमने कोऑर्डिनेटिंग में देखा था कि कोऑर्डिनेटिंग हेल्प्स टू बिल्ड द गुड इमेज या गुड विल, तो वैसे ही कंट्रोलिंग में कि जब आप अच्छी तरह से काम करोगे अल्टीमेटली इट विल इम्पैक्ट ऑन योर कॉर्पोरेट इमेज आउटसाइड दी बिजनेस। मतलब कि आप जैसा अंदर परफॉर्म कर रहे हो आपका रिफ्लेक्शन कहाँ दिखने वाला है, वो बाहर दिखने वाला है। तो अगर आप अच्छे से अपने सारे वेस्टेजेस कंट्रोल कर पा रहे हो, इफेक्टिव एंड एफिशिएंटली काम कर पा रहे हो, मोटिवेटेड एम्प्लॉइज के साथ काम कर पा रहे हो, तो अल्टीमेटली जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो अच्छा दिखेगा। एंड प्रॉपर कंट्रोल की वजह से आपका जो कॉर्पोरेट इमेज है और जो गुडविल है वो अच्छा ही होगा। एग्रीड और नॉट? ओके, नाउ 10th वन इज एक्ट एज अ गाइड। सो एक्ट एज अ गाइड मतलब हमको रास्ता दिखाता है कि नहीं दिखाता है कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। जैसे कि आपके स्कूल में जब आप जूनियर विंग में थे तो पहले यूनिट टेस्ट फर्स्ट सेम लिया जाता था, यूनिट 2, यूनिट 3, हाफ ईयरली वगैरह वगैरह, ये बहुत सारी चीजें होती थी। तो मतलब कहने का मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आपको फाइनल एग्जाम में पहुंचा दिया जाता था, आपको पहले थोड़ा थोड़ा करके आपको कैसे एग्जाम्स में अपीयर होते हैं, कैसे आपके टेस्ट इवैल्यूएट होते हैं, वो सारी चीजें होती थी, तो आपको एक आइडिया लगता था। तो वैसे ही एम्प्लॉय को भी जब कंट्रोलिंग फंक्शन होता है धीरे धीरे तो ये नहीं सिर्फ झटका लगता है ईयर एंड में कि यार हमारा तो परफॉर्मेंस बहुत ही बुरा हुआ। आप एवरी मंथ अपने आप को जान पाते हो, अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर पाते हो, जिसके वजह से आप डिजायर्ड रिजल्ट अचीव करोगे। मतलब या तो ऑर्गेनाइजेशन या तो एम्प्लॉय। दस कंट्रोलिंग फंक्शन एक्ट एज अ गाइड फॉर एवरीवन। The step taken for controlling an activity guide the management while planning the future activity. इस टाइम के लिए जो हमारा करंट प्लानिंग था उसके लिए तो हमारा गाइड था ही कंट्रोलिंग फंक्शन। जब भी हम नेक्स्ट प्लानिंग बनाएंगे तो भी जो ये वाला कंट्रोलिंग फंक्शन है क्या होगा, एज अ गाइड होगा, क्योंकि हमको पता चलेगा कि हाँ हमने जो पिछली बार मिस्टेक किया था वो इस बार हमको नहीं करना है। तो हर वक्त जब भी हम कंट्रोलिंग फंक्शन करते हैं तो नेक्स्ट टाइम के फ्यूचर प्लानिंग के लिए ये एक एक्ट की तरह, एक क्या बोल सकते हो आप, एक गाइड की तरह, एक टीचर की तरह बिहेव करता है कि वो हमको कुछ सिखा के जाता है कि अब ये हमको मिस्टेक नहीं करना है। तो ये था आपका कंट्रोलिंग फंक्शन एंड बहुत इजी था। एक बार आप इस जो क्रक्स है ये जान गए तो आई डोंट थिंक सो कंट्रोलिंग फंक्शन जो है वो आपके लिए टफ है। ओके, सो अब हमारा जो लास्ट वाला पार्ट रहा है वो आपका सेल्फ स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं छोड़ रही हूं, क्योंकि ये डिस्टिंग्विश बिटवीन है। आपको हर एक चीज मैंने अच्छी तरह से समझा दी है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ईच एंड एवरी अभी ये डिफरेंस बिटवीन करवाने की जरूरत है, क्योंकि वो सेम थिंग है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में एक काम करेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में ये जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व कर लेंगे साथ में, ठीक है। बहुत छोटा ही वीडियो रहने वाला है और इतना कुछ टफ नहीं है, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो इफ यू वांट। नहीं तो यू कैन कमेंट कि मैम एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाओ, तो मैं एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाऊंगी, क्योंकि मैंने फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करवाया था ये सोच के कि आप कर लोगे। बट अगर आपको चाहिए मेरे तरफ से तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। So guys, all for today. I hope you like the video and do like, subscribe this channel. अगर आपको अच्छा लग रहा है, सारे लेक्चर्स आपको अवेलेबल किए जा रहे हैं इस YouTube चैनल पे। और अगर आपको एडमिशन्स लेने हैं प्रीमियम क्लासेस में तो डिटेल्स आपको पता ही है। So do study, do learn, keep learning, good thing, है ना। जो हमारे पास फैसिलिटीज है उसका गलत इस्तेमाल ना करके अच्छे से सारी चीजों को यूज करो। ये मेरा लास्ट का आपके लिए एडवाइस था। सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना कंटिन्यूस नोटिफिकेशन के लिए, अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर कर देना। और अगर आपको ये वीडियो में कुछ पसंद आता है, कुछ सजेशन देना है तो जरूर हमें कमेंट करके बताना। सो ये हमारे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जहां पे आप हमारे साथ और अच्छे से जुड़ सकते हैं, तो जरूर फॉलो करना। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।